गोरी जेठानी का काला बच्चा। पंडित जी, मेरे रोहन के लिए लड़की बिल्कुल गोरी और संस्कारी दिखाना। मेरा रोहन एकदम सुंदर, गोरा और गोलू मोलू है। मुझे तो बहू भी बिल्कुल उसके जैसी ही चाहिए। हाँ पंडित जी, एग्जाम्पल के लिए आप मुझे ही देख लीजिए। माँ जी ने कई लड़कियों के बाद मुझे पसंद किया था। अरे मुझसे पहले पूरी 101 लड़कियों को ना पसंद किया था माँ जी ने, तब जाकर उन्हें मैं पसंद आई। देखिए, गोरा काला कुछ नहीं होता। लड़की तो बस वही सबसे अच्छी होती है जो सर्वगुण संपन्न हो और जो घर चला सके। पंडित जी, हमें ज्ञान मत दीजिए। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें कैसी बहू चाहिए। आप बस लड़कियों की फोटो दिखाने का काम कीजिए। पंडित की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद वह एक के बाद एक फोटो ही फोटो दिखाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ओहो, कौन है इस वक्त जो शुभ कार्य में अपनी टांग अड़ाने आ गया? अरे कोई नहीं माँ जी, आप लड़कियों की फोटो देखिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे नहीं बहू, तू गर्भवती है, तू यहीं बैठ। तेरे लिए अभी आराम करना ज्यादा जरूरी है। आखिर तू हमारे वंश के पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसा कहकर सुजाता दीपिका को परेशान किए बिना ही दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर उसका बेटा रोहन खड़ा होता है। अरे बेटा, तू आज इतनी जल्दी? अच्छा ही हुआ जो तू आ गया। हम तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे थे। ये सब कहते हुए सुजाता का ध्यान रोहन के गले में पड़ी माला और उसके साथ खड़ी एक सांवले रंग की लड़की पर जाता है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है जो तेरे साथ खड़ी है? माँ, ये भूमि है। मैं और भूमि एक दूसरे से प्यार करते थे। आप मेरी शादी भूमि से नहीं करवाती, इसलिए मैंने खुद ही भूमि से शादी कर ली। चलो भूमि, अंदर चलो। रोहन ऐसा कहकर भूमि को घर के अंदर ले आता है। अरे देवर जी, ये सब क्या है? हम तो आज आपको सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन आपने तो हमें ही सरप्राइज कर दिया। और आपको शादी करने के लिए ये काली कलूटी ही मिली थी क्या? भाभी, जरा जुबान संभाल कर बोलिए। भूमि अब मेरी पत्नी है। इतनी काली कलूटी लड़की इस घर की बहू कैसे बन सकती है? जैसे आप बनी हो, ये भी वैसे ही बनी है। बस फर्क इतना है कि घर के सभी सदस्य मिलकर आपको लाए थे और मैं भूमि को अकेला शादी करके लाया हूँ। ऐसा कहकर रोहन भूमि को अपने कमरे में ले जाता है। वहीं दीपिका और सुजाता ये सब देखते ही रह जाती हैं। हाय राम, माँ जी, देवर जी की पसंद को क्या हो गया है? कहाँ तो हमारे देवर जी कोहिनूर का हीरा और कहाँ ये लड़की कोयले की खदान। कोई मैच ही नहीं मिलता है इनका। तभी अचानक से दीपिका को पेट में दर्द होने लगता है, जिसके चलते सुजाता उसे हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? मेरी बहू और उसका बच्चा ठीक तो है ना? बच्चा और माँ दोनों ही ठीक हैं। अब आपके कम ही महीने रह गए हैं। ऐसे छोटे मोटे दर्द तो होते ही रहते हैं। अब आप अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखना। अगले महीने कभी भी आपकी बहू को बच्चा हो सकता है। ये सुनकर सुजाता बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह अपनी बहू को वापस घर ले आती है। सुजाता दीपिका को सोफे पर आराम से बैठा देती है और कहती है, अरे बहू, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। तभी वहाँ भूमि आती है और सुजाता के लिए खाना लेकर आती है। दीदी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है, आपको ये जरूर पसंद आएगा। तुम मेरे सामने मत ही आओ, तुम्हारी शक्ल देखते ही मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। चली जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? मेरी बहू ने तुमसे क्या कहा? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी बहू तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाएगी और ना ही कुछ भी मंगवाएगी। कहीं तुम्हारा परछावा उसके बच्चे पर ना पड़ जाए। अपनी सास और अपनी जेठानी की ऐसी बातें सुनकर बेचारी भूमि को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए वापस किचन में पहुंच जाती है। मेरा रंग सांवला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ जी और जेठानी जी तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। बेचारी भूमि उदास होकर घर के बाकी काम करने लगती है। उसके कालेपन की वजह से सुजाता और दीपिका उसकी शादी के बाद की रस्में भी पूरी नहीं करती और अपने में ही लगी रहती हैं। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है और वह दिन भी आ जाता है जब दीपिका एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। हे भगवान, मेरी बहू और उसके बच्चे का ध्यान रखना, किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। माँ, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर भूमि और रोहन भी आ जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्या करने चली आई हो? चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हम तो भाभी को देखने आए हैं। माँ, संभालो खुद को, ये टाइम किसी को यहाँ से भगाने का नहीं है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और सुजाता से कहते हैं, मुबारक हो, आपकी बहू को बेटा हुआ है। आप सभी जाकर पेशेंट और बच्चे से मिल सकते हैं।
ये सुनकर रवि और सुजाता बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वह सभी एक साथ दीपिका के पास जाते हैं। सुजाता जैसे ही अपने पोते को उठाने वाली होती है, वह उसे उठाने से पहले देखती रह जाती है। अरे ये क्या, ये किसका बच्चा है? माँ, अभी कैसी बातें कर रही हो? ये आपके बेटे का बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। लेकिन तुम्हारा बच्चा इतना काला कैसे हो सकता है? तभी दीपिका की आंखें खुलती हैं और वह अपने बच्चे की तरफ देखती है, जिसके बाद वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये यहाँ किसका बच्चा पड़ा है? मेरा बच्चा कहाँ है? जेठानी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? आप ही ने तो इस बच्चे को जन्म दिया है। क्या कहा? मैंने एक काले बच्चे को जन्म दिया है? ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकती हो? ये सब मेरी वजह से कैसे हो सकता है? रोज सुबह शाम मुझे तुम्हारी मनहूस शक्ल देखनी पड़ती थी। तुम्हारा काला परछावा मेरे बच्चे के ऊपर भी पड़ गया। देखो कितना काला है ये, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। दीपिका का बच्चा रोने लगता है, लेकिन वह उसको गोदी में भी नहीं लेती। ऐसे ही दीपिका अपने काले बच्चे से मुंह मोड़ लेती है, जिसके चलते भूमि को उसके ऊपर तरस आता है। भूमि उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगती है और उसका नाम पूरब रखती है। एक दिन भूमि पूरब को खाना खिला रही होती है। ये लो बेटा, खाना खा लो। माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो और आप बिल्कुल मेरे साथ माँ की तरह रहती हो, लेकिन आप कहती हो कि मैं आपका बेटा नहीं बल्कि दीपिका माँ का बेटा हूँ, तो फिर वो मुझे आपकी तरह प्यार क्यों नहीं करती? अरे बेटा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उन्हें अपना प्यार जताना आता नहीं है। ये लो, तुम पेट भर कर खाना खाओ। ये सब दीपिका दूर से देख रही होती है, जिसके बाद वह गुस्से से भूमि के पास आकर कहती है, जब से तुम इस घर में आई हो सब कुछ खराब हो गया है। मेरे बच्चे पर तुमने अपना काला परछावा डाला और उसे भी काला कर दिया। देखो जरा, ये हमारे खानदान में मैच करता है क्या? बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं जेठानी जी। मुझे नहीं लगता कि आपको अपने ही बच्चे के लिए ऐसा कुछ कहना चाहिए। हर एक माँ 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखती है और जब उसे जन्म देती है तो उसे सीने से लगा कर रखती है। सिर्फ एक कालेपन की वजह से तुमने इस बच्चे को अपने आप से दूर कर दिया। तुम माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। भूमि की यह बात सुनकर दीपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। तुम सही कहती हो, मैंने बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन उसके कालेपन की वजह से मैंने उसे कभी अपने सीने से नहीं लगाया। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, लेकिन अब मैं अपना माँ का फर्ज पूरा निभाऊंगी। दीपिका अपने बच्चे को गोद में उठाती है और उसे प्यार करने लगती है। वहीं दीपिका भूमि से भी माफी मांगती है, जिसके बाद दोनों देवरानी और जेठानी एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। 5 आलसी ननद की एक कामकाजी भाभी। परिणीति रसोई में खड़ी खाना बना रही थी, तभी अचानक उसकी 5 ननद श्रुति, जिया, निकिता, निम्मी और अन्नू किचन में पधार पड़ती हैं। ओह माय गॉड! परिणीति भाभी, ये करछी चमचा चलाना छोड़िए और चलकर मेरी चोटी बना दीजिए। मैं कॉलेज के लिए ले छोड़ रही हूँ। नहीं भाभी, पहले मेरी ड्रेस प्रेस कर दीजिए, आज मुझे पार्टी के लिए जाना है। तेरी पार्टी गई तेल लेने। भाभी देखो ना, टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ दो प्लीज। जिया, तुमने हॉल से उठकर रसोई में आने की तकलीफ कर ली, मगर एक रिमोट नहीं ढूंढ सकती? छोटी बच्ची हो क्या? मैं क्या रजनीकांत का बनाया रोबोट हूँ जो आंखों से स्कैन करके रिमोट छान मार लूंगी? अरे भाभी, आप हम 5 ननद की कामकाजी भाभी हो, चाहे काम रसोई की करछी चमचा चलाना हो या किसी को टिप टॉप बनाना हो, आप तो चुटकियों में कर देती हो। भाभी, आप इसकी मक्खनबाजी में मत आना, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। भाभी खाना बना रही हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम चारों किचन से कल्टी करो, वरना तुम चारों कामचोरों को मैं कच्चा चबा जाऊंगी। पहले होगी पेट पूजा, फिर काम दूजा। बाढ़ में गई तेरी भूख। भाभी मेरा काम करेंगी पहले। नहीं, मेरा काम करेंगी। अपनी 5 कामचोर ननद को इस कदर नोक-झोंक करता देखकर परिणीति सिर पकड़कर फुसफुसाते हुए बोलती है, पता नहीं भगवान ने मुझे एक साथ 5 कामचोर निकम्मी निठल्ली ननद की भाभी बनाया ही क्यों? सुबह का सूरज निकलते देर नहीं होती कि मेरी नल्ली ननद नगाड़े बजाने लगती है। बस बंद करो झगड़ना, तुम्हारी खटपट से मेरे कानों से खून निकल रहा है। और बारी बारी से बताओ किसका क्या काम करना है। 5 आलसी ननद बेचारी अकेली भाभी पर काम थोप कर मटर गश्ती करने चली जाती हैं और परिणीति एक पांव पर नाचती हुई 5 का काम पूरा करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, जिसके साथ 5 के अंदर बसा आलस 4 मीनार की चढ़ाई चढ़ने लगता है। एक शाम किचन का काम निपटाने के बाद परिणीति गहरी सांस भरते हुए बोलती है, शुक्र है आज तो 5 बजे तक सारा काम चकाचक हो गया
और रात के डिनर की तैयारी में अभी 2 घंटे हैं। इतनी देर कमर सीधी कर लेती हूँ। जैसे ही परिणीति अपने कमरे में जाकर बैठती है कि अचानक उसे श्रुति की चीख सुनाई देती है। आह भाभी! अरे ये तो श्रुति की आवाज है, ये चिल्ला क्यों रही है? बेचारी भाभी ननद के मोह में भागती हुई कमरे में आती है जहाँ श्रुति मोमोज के चटखारे लगा रही होती है। भाभी प्लीज जरा जल्दी से मुझे पानी पास कर दीजिए, मिर्च के मारे मेरी जुबान जल रही है। परिणीति जल्दी से श्रुति को पानी दे देती है जिसे पीकर श्रुति कहती है, थैंक यू भाभी। हो गया ना गला गीला? अब बताओ फटे ढोल की तरह क्यों चीख रही थी? पानी देने के लिए। क्या तुम इतनी कामचोर कैसे हो सकती हो यार? श्रुति, फटे स्पीकर की तरह चिल्ला सकती हो मगर अपना हाथ पांव चलाकर खुद पानी नहीं ले सकती थी। अरे पानी का जग कोई 7 समुंदर पार थोड़ी रखा था। 4 कदम चलना भी भारी पड़ रहा है क्या? ओ भाभी जस्ट इतना हाइपर क्यों हो रही हो? और वो भाभी ही क्या जो ननद के नखरे ना उठाए। अपनी ननद की अतरंगी सोच सुनकर भाभी कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और पांचों ननद छोटे से छोटा काम भी अपनी कामकाजी भाभी से करवाती। एक रात पांचों ननद मेज पर बैठी कांटा चम्मच बजाते हुए बोलती हैं, भाभी जल्दी करो, हमें जोरों की भूख लगी है। बस पांचों के लिए पेट पहाड़ है। दिन भर मटर गश्ती मारती हैं। मौज तो इनकी है, पका पकाया खाकर थाली भी नहीं उकसाती। अगर मेरी इन भुक्कड़ ननद का बस चले तो मुझे ही खा जाएं। परिणीति जल्दी से खाना बनाकर मेज पर परोसती है। तभी पांचों ननद नाक चढ़ाकर बोलती हैं, ओह गॉड भाभी ये क्या बेढंगा खाना बनाया है, हम ये घास फूस नहीं खाएंगे। क्यों, क्या खराबी है खाने में? इतनी मेहनत से खाना बनाया है भाभी ने, ये सारा का सारा। चल खाना खा। प्लीज माँ, ये बैंगन का भरता मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। क्यों गर्ल्स? हाँ भाभी, ये बैंगन का भरता हम नहीं खाएंगी। जाइए भाभी, जाकर अपनी पांचों ननद के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाइए। बिल्कुल नहीं, मैं अब कुछ नहीं बनाऊंगी। जो बना है वही खाओ, वरना भाड़ में जाओ। अपनी भाभी की मनाही सुनकर पांचों ननद चिकनी चुपड़ी चाल चलती हुई कहती हैं, भाभी आपके रहते आपकी पांचों ननद भूखी रहेंगी, आपको अच्छा लगेगा क्या? देख लेना, एक दिन जब आपकी पांचों ननद अपनी ससुराल चली जाएंगी तो आप हमारे गम में आंसू बहाती हुई पछताओगी कि काश आप हमें पास्ता खिला देती। हाँ, बंद करो तुम पांचों ये मक्खनबाजी। बना रही हूँ मैं पास्ता। ये सुनकर पांचों आलसी ननद एक जंग जीतने वाली मुस्कान देकर फुसफुसाती हैं, लकड़ी की काठी और भाभी हमारी काम काजी। दिन भर की थकी हारी परिणीति अपनी ननद के लिए पास्ता बनाती हुई कहती है, पता नहीं ये ननद इतनी नखरीली क्यों होती है। अपनी भाभी पर जरा भी तरस नहीं खाती। दिन भर गधों की तरह खटने के बाद भी रात को मीठी नींद नसीब नहीं होती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं मगर ननद का आलस कहाँ घटने वाला था। कामकाजी भाभी अपनी ननद की जी हुजूरी में जुटी रहती हैं। पानी सर से ऊपर उफन आया है। आलस में मेरी पांचों ननद निकम्मी बन गई हैं। एक दिन का भी टस से मस नहीं करती। इससे पहले कि इनकी कामचोरी के किस्से आसमान छुए, मुझे इन्हें जमीन पर लाना ही होगा। अगली सुबह, सुनो, तुम चारों ने भाभी को देखा क्या? पता नहीं भाभी कहाँ है। हम चारों कब से चाय का इंतजार कर रही हैं। चलो उनके कमरे में चलकर देखा जाए। इसके बाद पांचों ननद एक साथ परिणीति के कमरे में आती हैं। पधारो मेरी पांचों निकम्मी ननद। भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें निकम्मी कहने की? क्यों, निकम्मी का कोई और नया नाम निकला है क्या? भाभी ये सब छोड़ो, हमें जोरों की भूख लगी है। चलकर हमारे लिए कुछ बना दो। क्यों, तुम पांचों के हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है? आज से तुम पांचों अपना अपना काम खुद करोगी, क्योंकि मैं छुट्टी पर हूँ। ये सुनकर पांचों आलसी ननद एक दूसरे का मुंह ताकने लगती हैं। क्या हुआ? काम करने के नाम से तुम पांचों के हाथ पांव क्यों फूलने लगे? अब बताओ, होए ना तुम मेरी निकम्मी ननद? बिल्कुल भी नहीं, हम अपना काम खुद कर लेंगी। इतने के बाद पांचों ननद बाहर आती हैं और श्रुति उन्हें काम बांटती है। जिया तुम जाकर कपड़े धो, निकिता और निम्मी तुम दोनों जाकर सफाई करो, और अन्नू तुम बर्तन मांज दो, और मैं बनाऊंगी खाना। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं।
इसके बाद पांचों कामचोर ननद काम करने लगती हैं, मगर कोई भी सफाई से अपना काम नहीं कर पाता। जिसके बाद पांचों आलसी कामचोर ननद एक दूसरे पर कुड़कुड़ाती हुई कहती हैं, ये कैसा कच्चा पक्का खाना बनाया है तुमने? रोटी जलकर खाक हो गई है और सब्जी में नमक ही नहीं है। और अन्नू, ये कैसे बर्तन मांजे हैं? जूठन अपनी थाली में ही लगा रखा है। अरे तो तुमने कौन सा फर्श चकाचक किया है? अरे जब तुम्हारे कामों में कमी हो सकती है तो हमारे कामों में क्यों नहीं? इस तरह पांचों कामचोर ननद एक दूसरे से झगड़ने लगती हैं और अफसोस जताती हुई कहती हैं, पता नहीं भाभी अकेले ये सारा काम कैसे करती थी। यहाँ तो हम पांचों के लिए इतना कुछ करना भारी पड़ रहा है। चलो भाभी के पास चलते हैं। इसके बाद पांचों आलसी ननद अपनी भाभी के पास आती हैं। भाभी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। इतने सालों से आप हम पांचों ननद के नखरे झेल रही थी, मगर हम पांचों की तो एक ही दिन में हालत पंचर हो गई। काश भाभी हम पांचों भी आपकी तरह कामकाजी होते, मगर आज से हम पांचों हर काम में आपका हाथ बटाएंगे। तो आखिरकार मेरी पांचों आलसी ननद को अपनी भाभी की कदर समझ आ ही गई। ये सुनकर पांचों ननद मुस्कुरा देती हैं और उस दिन के बाद से पांचों ननद अपनी भाभी के साथ मिलकर हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाया करती। बहू की 5 आलसी ननद। सुरभि की अभी शादी हुई होती है। शादी के बाद उसके 2 दिन तो अच्छे खासे गुजर जाते हैं, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद उसकी पांचों ननद अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर देती हैं। अरे रेखा, मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, तुम इतनी रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथ कर रख लो। अरे भाभी, मेरे तो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप तो जानती हो जब मेरे सर में दर्द होता है तो मैं कुछ नहीं कर पाती। ऐसा कहकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सुरभि को अकेले ही सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। ऐसे ही जब वो घर की सफाई कर रही होती है तो वो अपनी नंद ममता से कहती है, अरे ममता, मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ, थोड़े से कपड़े गंदे पड़े हैं, क्या तुम उन्हें धो दोगी? मुझे माफ करना भाभी, आज मेरी पार्टी है और अगर मैं कपड़े धोने में लग गई तो पार्टी में नहीं जा पाऊंगी, इसलिए आप अपने आप ही सारे कपड़े धो लेना। ऐसा कहकर ममता भी निकल जाती है, जिसके बाद सुरभि घर के सारे काम करके बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी तानिया सुरभि के पास आती है और कहती है, अरे भाभी, आप यहाँ बैठी हो और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना ला दो। तानिया, मैं घर के सारे काम करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तुम खुद क्यों नहीं ले लेती अपने लिए खाना? ठीक है, आप मुझे खाना नहीं दे रही हो तो कोई बात नहीं, अब मैं ये बात भैया से जरूर कहूंगी कि आप मुझे खाना भी नहीं देती हो। तानिया की बात सुनकर सुरभि को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो चुपचाप रसोई में जाती है और अपनी ननद तानिया के लिए खाना परोस देती है। तानिया खाना ले जाकर अपने कमरे में आराम से खाने लगती है। आखिर मेरी ननद ऐसी क्यों है, कोई भी किसी काम को हाथ लगाना ही नहीं चाहती? सुरभि ऐसा सोच रही होती है कि तभी उसके पास सिमरन आती है और उससे कहती है, अरे भाभी, अगर आप कोई काम नहीं कर रही हो तो एक काम करो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे कल सुबह कॉलेज के लिए निकलना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए आप समय से मेरे कपड़े प्रेस करके रख देना। सिमरन ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सुरभि चुपचाप अपनी ननद सिमरन के कपड़े इस्त्री करने लगती है। ओहो, इस घर के काम तो खत्म ही नहीं होते, एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा काम मुझे तुरंत बता देते हैं। सुरभि कपड़ों पर इस्त्री कर ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे रसोई के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। सुरभि तुरंत रसोई में जाती है और देखती है, हे भगवान, शनाया, ये तुमने क्या किया? तुमने तो अचार की पूरी बरनी ही तोड़ दी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये अचार बनाया था। क्या करूं भाभी, मेरे पास इतनी लंबी हाइट नहीं है। मैंने कोशिश की कि मैं आराम से अचार की बरनी को उतार लूं, लेकिन गलती से ये बरनी अचानक से गिर गई। ऐसा कहकर शनाया पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुरभि अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, एक तो अचार की बरनी तोड़ दी, ऊपर अब अचार की सफाई करके नहीं गई। आखिर इन सब का क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे रोजाना का हो जाता है। अब सुरभि की पांचों ननद अपने सभी काम खुद न करके सुरभि से ही करवाने लगती हैं। एक दिन सुबह, अरे भाभी, कितनी देर हो गई है, जल्दी से मुझे नाश्ता बना कर दे दो, मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज के लिए बहुत देरी हो रही है। भाभी, आप क्या कर रही हो? जल्दी से मेरे बाल बना दो। मैं कितनी देर से अपने बाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे बाल बन ही नहीं रहे। इतने में वहाँ तानिया भी पहुँच जाती है। ये सब छोड़िए और पहले आप मेरा टिफिन पैक कर दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही है। अगर देर से ऑफिस जाऊंगी तो मेरा बॉस मुझे काम पर से निकाल देगा। अरे भाभी, ये क्या आपने मेरे कपड़े आज इस्त्री नहीं किए, अब मैं क्या पहनूं?
ओह भाभी, आपने मेरे कमरे के अंदर से सारा सामान कहाँ रखा है? मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। जरा मेरे कमरे में और मेरी मदद करो। सुरभि अपनी पांचों ननद को एक साथ बोलते हुए देख हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो एक के बाद एक अपनी हर एक ननद का काम सुनती है। आज आपकी वजह से मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। देखना, आज मुझे ऑफिस से जरूर सुनने को मिलेगा। ऐसा ताना देकर तानिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी पवन आता है और अपनी पत्नी सुरभि से कहता है, सुरभि, क्या तुमने मेरी टाई देखी है? मुझे कहीं मिल नहीं रही। अभी लाती हूँ जी। सुरभि टाई लेकर अपने पति पवन को दे देती है। जैसे ही पवन सुरभि का उतरा हुआ चेहरा देखता है, वो उससे कहता है, अरे सुरभि, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं जी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। सुरभि पवन को उसकी बहनों के बारे में कुछ नहीं बताती। वो रोजाना अपनी ननद के आलसीपन को झेलने लगती है। एक दिन पवन अपनी पांचों बहनों के साथ खाने की टेबल पर बैठा होता है। तभी एक के बाद एक उसकी बहन सुरभि से कहती है, भाभी, कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप इस घर के कोई भी काम सही से नहीं कर पा रही है। जरा ये सब्जी तो देखना कैसी बनाई है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। भाभी, शाम को मुझे एक फंक्शन में जाना है, तो मेरे लिए अच्छी सी कोई ड्रेस निकाल कर तैयार रखना। भाभी, मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है, मेरे कॉलेज जाने से पहले आप जरा ढूंढ कर रख देना। अरे ये सब क्या चल रहा है? तुम सारे काम अपनी भाभी से ही करवाती हो। अरे थोड़ा तो उसके बारे में सोचो। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? अब हमारी भाभी इस घर में है तो सारे काम वही करेंगी। अगर भाभी के होते हुए भी सारे काम हमें खुद ही करने पड़े तो भाभी के होने का फायदा ही क्या है? इससे अच्छा तो आप शादी ना करते। अरे अगर तुम्हारी भाभी अपना घर छोड़कर आई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस घर में नौकरानी बनकर आई हैं। तुम्हें उनके बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए। आखिर तुम भी किसी के घर की बहू बनकर जाओगी एक दिन। पवन की बात सुनते ही उसकी पांचों बहनें उठ खड़ी हो जाती हैं और गुस्से से नाश्ता भी नहीं करती और चली जाती हैं, जिसके चलते पवन अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बहनें तो मुझसे नाराज हो गईं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पवन अब ये समझ जाता है कि उसकी पत्नी सुरभि की ये हालत क्यों हो रही थी, जिसके चलते पवन अपनी पांचों बहनों के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में उसे अपनी पांचों बहनों के लिए लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी बहनों का रिश्ता कर देता है। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और वो अपनी पांचों बहनों की शादी करके उन्हें उनके ससुराल भेज देता है। सुरभि, मैं जानता हूँ मेरी बहन बहुत आलसी थी, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारी रेल बना रखी थी, लेकिन अब परेशान होने की बात नहीं है। मैंने सबकी शादी करवा दी है और वो अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहेंगी। माना कि आपकी बहन आलसी थी, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। एक सही फैसले ने सही समय पर सब कुछ ठीक कर दिया, क्योंकि अगर ये बात ज्यादा आगे बढ़ जाती तो कहीं मेरी बहनों के चलते मेरा घर न बिगड़ जाता। पवन की समझदारी देखकर सुरभि बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ सुरभि अपनी ननद की शादी के होने के बाद उनसे फोन पर बात करती रहती है, उनकी खैर खबर लेती रहती है। शादी के बाद उसकी पांचों ननद को अपना ससुराल संभाल कर सीख भी मिल जाती है और वो सुरभि के साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देती हैं। अब सुरभि अपने पति पवन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तारा देवी रजाई ताने अपने बिछौने पर सोई हुई सपने की गहराई में डूबी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। तभी वह थरथराते हुए नींद से बाहर आती है। सपना था, प्यास के मारे गला सूख रहा है। बोलो भला, 3 बहुओं के रहते हुए भी पानी का जग हमेशा खाली रहता है। अब तो अपना हाथ ही जगन्नाथ है। वह पानी का खाली जग लेकर रसोई में आकर पानी पीकर जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है, तभी किवाड़ की कर्कश आवाज सिसियाते सन्नाटे को चीरती हुई तारा के कान में पड़ती है। अरे ये किवाड़ किसने खुला छोड़ दिया है? इसे बंद करना भी मेरे ही जिम्मे है। जैसे ही तारा दरवाजा बंद करने बढ़ती है तो वह देखती है कि उसकी तीनों बहू शिवी, चांदनी और गौरी मैदान में इच्छाधारी रूप धरे हुए हैं। जहां शिवी एक भयंकर इच्छाधारी नागिन तो वहीं चांदनी एक चुड़ैल और गौरी अर्ध गाय में बदली हुई है। यह देखकर तारा के रोंगटे सिहर उठते हैं और आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये क्या बला है? ये मेरी तीनों बहुएं इच्छाधारी हैं? लगता है कोई हमें छुपकर देख रहा है। मुझे इंसानी बोटी की बू आ रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम पर नजरें गड़ाए हुए है। भाग तारा,
वरना अगर इन जालिम बहुओं ने देख लिया तो न जाने क्या हश्र करेंगी तेरा। डरी सहमी भागती हुई तारा अपने कमरे में जाकर रजाई ताने आंख मूंद कर सोने का नाटक करती है। तभी उसकी तीनों बहुएं उसके सामने आ खड़ी होती हैं, जिसे देखकर तारा की चीख निकल जाती है। दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना, तुम तीनों इंसान नहीं बल्कि हैवान हो। तो आपको हमारी सच्चाई का पता चल ही गया माँ जी। मगर माँ जी, आपने जो देखा वह सिर्फ आधा सच है। हम तीनों बहू बरसों से एक श्राप से जूझ रही हैं। आखिर वो कौन सा श्राप है जिसने तारा की तीनों बहुओं को आम इंसान से नागिन, चुड़ैल और अर्ध गाय में बदल दिया? यह जानने के लिए हमें कहानी के पिछले पन्ने को पलटना होगा। कुछ साल पहले गुरुग्राम गांव में रहने वाली गौरी, शिवी और चांदनी प्रजापति ब्राह्मण की बेटियां थीं। प्रजापति खराई से चलने वाले ब्राह्मण थे, जिसे देखकर तीनों लोकों के देवताओं ने उन्हें 3 दैविक बेटियों के पिता बनने का सौभाग्य दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि जो मैं 3 दैविक बेटियों का पिता हूँ। बीतते समय के साथ ब्राह्मण की तीनों बेटियां बड़ी हो गईं, जिसके साथ उनकी दैविक शक्तियां भी उजागर हो गईं। मगर अपनी शक्तियों से वह कभी हरी भरी जंगल को पतझड़ में बदल देती, तो कभी बिन बादल मेह की फुहार बरसाती। एक दिन की बात है। बहनों, ये प्रकृति से छेड़छाड़ करके मैं उकता गई हूँ। चलो आज जंगल चलते हैं। आज जानवरों के साथ हंसी ठिठोली करेंगे। हाँ चलो चलते हैं। थोड़ी देर में तीनों बहनें जंगल आ जाती हैं, जहाँ एक सुंदर सी हिरनी उछल कूद रही होती है। अरे जरा देखो, ये हिरनी कितने आराम से नाच रही है। चलो इसे परेशान करते हैं। तीनों बहनें अपने दैविक वरदानों का दुरुपयोग करते हुए उस हिरनी की सांसें रोक देती हैं, जिसके बाद वह हिरनी अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए बोल पड़ती है। तुम तीनों ने अपने मनोरंजन मात्र के लिए मुझ पर जो दैविक शक्तियों का दुरुपयोग साधा है, उसके कारण मैं मृत्यु का कौर होने को हुई हूँ। मगर जादुई हिरनी तुम तीनों को ये श्राप देती हूँ कि जैसे ही ये मृग मौत के फाटक को पार करेगी, तुम तीनों बहन नागिन, चुड़ैल और अर्ध गाय में बदल जाओगी। तब तुम ना तो दैविक रह जाओगी, ना एक इंसान। तुम हर एक रात हैवान बनकर खून का प्याला पियोगी। आज से तुम तीनों श्रापित ठहरोगी। और उस दिन से हम तीनों बहनें उस श्राप के बोझ तले तिल तिल घुट रही हैं। ना चाहते हुए हर रात 12 बजे हम तीनों बहू इंसान से हैवान बन जाती है। माँ जी, हमें क्या खबर थी कि हमारी एक भूल के लिए हम बहुओं को नागिन, चुड़ैल और अर्ध गाय की भारी कटनी करनी पड़ेगी। तुम तीनों चिंता मत करो, तुम्हारे इस श्राप का कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। मैं कल स्वामी जी को घर बुलाऊंगी। देखते ही देखते रात का पहर बिहान में बदल जाता है। तभी केवट महाराज उनके घर आते हैं। तभी तारा उन्हें सारी बात बताती है। इस श्राप का तोड़ तो है, मगर वो बहुत कठिन है माई। महाराज, तोड़ क्या है? जैसे वो हिरनी अपने हिरन से अलग होकर मर गई, तुम्हारी तीनों बहू को भी इसी कठोर सफर से गुजरना होगा। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। इन्हें अपने ही पति के खून में नहाना होगा। महाराज, तो क्या इस श्राप से उभरने के लिए हम तीनों बहुओं को अपने पति की बलि चढ़ानी होगी? ये हमसे नहीं होगा। ठहरो, एक दूसरा तोड़ है, मगर उससे गुजरना मौत से बदतर होगा। तुम्हें पूर्णिमा की रात ठीक 4 बजे के पहर गंगा नदी में 7 बार डुबकी लगानी होगी। उसे तुम्हारा ये श्राप टूट जाएगा। मगर ये पथ कांटों से भरा है। गंगा घाट की तरफ बढ़ते तुम्हारे हर एक कदम के साथ तुम्हारे पांव छिलते जाएंगे और तुम कमजोर होकर खूंखार भेड़ियों की तरह गरजोगी। तुम लोगों को फाड़ खाने को भी उतारू होगी, मगर तुम्हें हर हालत में गंगा में उतरना होगा। हम इस कसौटी को पार करेंगे महाराज। देखते ही देखते पूर्णिमा का दिन दस्तक दे जाता है। उस रात चांद अपनी गर्दिश में था। जैसे ही 12 बजते हैं, तीनों बहू अपने इच्छाधारी अवतार को धारण कर लेती हैं। चलो बहू, हर हालत में तुम तीनों को 4 बजे पैर गंगा घाट में उतारना होगा। तारा की तीनों बहू उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। तभी शिवी फुमकारते हुए तारा की तरफ बढ़ती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? अपने अंदर के हैवान को खुद पर हावी मत होने दे। आजा बुढ़िया, आज तेरा खून पीकर मुझ नागिन बहू की प्यास बुझेगी।
तारा खुद को बचाकर आगे की तरफ भागने लगती है। तभी शिवी उसे अपने फन में जकड़ लेती है। हे शिव शंभू, मुझे बचा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही तारा की नागिन बहू के कानों में जाप की गूंज पड़ती है, वह खुद शांत हो जाती है, जिसके बाद वह तीनों फिर चलने लगती हैं। तभी उसकी चुड़ैल बहू की आंखें लाल स्याह हो जाती हैं और उसके खुले बाल हवा में लहरा उठते हैं और चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है। मैं आजाद हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खून का प्याला चाहिए। चुड़ैल की भयावह हंसी से पेड़ पर बैठे पंछी आकाश में उड़ने लगते हैं। तभी चुड़ैल उन्हें मार कर खाने लगती है। शापित चुड़ैल बहू के इस हैवानियत को देखकर बादल बड़ी गर्दिश के साथ गरज उठते हैं। हे ईश्वर, ये श्राप का कैसा असर है। एक बहू से छूटकर दूसरी में उभर जा रहा है। 4 बजने ही वाले हैं, मैं क्या करूं? मुझे इन्हें गंगा में उतारना ही होगा। कोई तरकीब ना सूझने पर तारा नम आंखों से कहती है, ठहर जाओ तुम तीनों, इन बेजुबान पंछियों को जाने दो। मैं तुम्हें खुद को सौंपती हूँ। आगे बढ़ो और फाड़ खाओ मुझे। तारा बल की बजाय बुद्धि से अपनी तीनों शापित बहुओं को अपनी ओर बढ़ते हुए गंगा घाट में उतार लेती है। तभी तीनों बहू झुंझलाहट के साथ कहती हैं, तुमने हमारे साथ धोखा किया। अब इसी गंगा में तेरी अस्थियां ना बहाई तो कहना। जैसे ही तीनों बहू तारा की ओर बढ़ती हैं, तारा पानी के अंदर डुबकी लगा लेती है। इस बीच तीनों बहुएं बार बार पानी के भीतर और बाहर होती हुई उसे खोजने लगती हैं। तभी उनकी 7 डुबकियां पूरी हो जाती हैं और उनका इच्छाधारी नागिन, चुड़ैल और अर्ध गाय का श्राप सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तभी तारा तैरती हुई लाश पानी के उफान पर जाती है, जिसे देखकर तीनों बहू की पलकें भीग जाती हैं। माँ जी, उठिए माँ जी, आप हमसे दूर नहीं जा सकती। माँ जी जागिए ना। माँ जी हमसे कोसों दूर जा चुकी हैं, वहां से लौटने का कोई मोड़ या मंजिल नहीं। हम तीनों शापित बहुओं का ये साधारण इंसानी जीवन माँ जी ने अपने जीवन की बलि देकर मोल ली है। इस तरह तारा देवी ने अपनी तीनों शापित बहुओं के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर उन्हें श्राप से उबार लिया। तारा देवी माँ, यह त्याग आज भी उसकी तीनों शापित बहुओं के सीने में जिंदा है। चांदनी, गौरी और शिवी के किए भूल की सजा के लिए उन्हें ना सिर्फ सालों शापित बहू का जीवन भोगना पड़ा, बल्कि उसकी कटनी उनकी सास तारा देवी को अपनी जान गंवाकर काटनी पड़ी। नौकरानी बनी बहू रानी। बेटा, तू जल्दी से घर वापस आ जा। काफी समय हो गया है तुझे घर से बाहर रहते हुए। अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तू वापस आकर एक सुंदर सी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। नताशा अपने बेटे रोहन से बात कर रही होती है। रोहन बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है और कुछ ही दिनों में वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा होता है, जिसकी खुशी में नताशा उसके आने से पहले ही घर की अच्छे से साफ सफाई और उसका कमरा अच्छे से तैयार करवा देती है। देखो आरुषि, घर की साफ सफाई अच्छे से करना और मेरे बेटे रोहन के कमरे की सजावट तो तुम ही करना। मैं जानती हूँ तुम्हारी जितनी अच्छी साफ सफाई और सजावट कोई नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर की साफ सफाई कर दूंगी और रोहन जी के कमरे को भी अच्छे से सजा दूंगी। इतना कहकर आरुषि साफ सफाई में लग जाती है और रोहन के कमरे को भी अच्छे से सजा देती है। जिसके बाद आरुषि रसोई में खाना बना रही होती है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे आरुषि, जरा देख तो सही कौन आया है दरवाजे पर। आरुषि तुरंत दरवाजा खोलती है। उसके सामने एक नौजवान लड़का सूट बूट पहनकर खड़ा होता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे ये तो कुरियर वाला है, बताइए किसके लिए कुरियर आया है? अरे क्या कहा कुरियर वाला? अरे मैं कुरियर वाला नहीं हूँ, मैं तो इस घर का बेटा हूँ। ऐसा कहकर वो घर के अंदर आ जाता है। अरे इस तरह घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? कुरियर वाले होकर हमारे ही घर पर रौब जमा रहे हो। तभी नताशा अपने बेटे रोहन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगाते हुए कहती है, अरे मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, पहचानने में ही नहीं आ रहा। तुझे देखकर तो मेरी आंखें ही भर आई। अरे माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की मुझे कुरियर वाला क्यों कह रही थी? ओहो, इसे छोड़िए, तो घर की नौकरानी है और अनपढ़ भी, इसे कुछ नहीं पता। ये सुनने के बाद आरुषि को बहुत बुरा लगता है। वहीं नताशा अपने बेटे को अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ ढेर सारी बातें करती है। वहीं दूसरी तरफ जब रोहन अपने घर में आरुषि को काम करते हुए देखता है तो आरुषि उसे बहुत पसंद आती है
क्योंकि आरुषि बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई उसकी खूबसूरती के पीछे पागल था, लेकिन नताशा उसके साथ नौकरानी से भी बहुत बुरा सलूक करती है। अरे आरुषि, ये क्या, तूने फिर से कांच के ग्लास तोड़े हैं? तुझे पता है कितने महंगे आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। गलती से या फिर जानबूझकर? अरे तू तो चाहती नहीं कि इस घर में कोई अच्छी चीज रहे। चल अब जल्दी से ये कांच यहाँ से उठा ले, नहीं तो किसी के पैर में चुभ जाएगा। ऐसा कहकर नताशा वहां से चली जाती है, जिसके बाद आरुषि फर्श पर पड़े हुए कांच को हाथ से उठाने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में कांच लग जाता है और खून निकलने लगता है। ये सब रोहन देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कोई कांच को हाथ से उठाता है? हाँ, कांच को कभी भी हाथ से नहीं उठाते। देखो तुम्हें चोट लग गई ना, अब उठो यहाँ से। रोहन आरुषि को कांच उठाने नहीं देता, जिसके बाद वो खुद कांच को उठाकर कूड़े में फेंक देता है। एक दिन रोहन आरुषि के कमरे के बाहर से गुजर रहा होता है। अरे ये तो आरुषि का कमरा है और इसके अंदर बिल्ली घुस गई। हाँ, अभी निकालता हूँ इस बिल्ली को। रोहन बिल्ली को निकालने के लिए आरुषि के कमरे में चला जाता है, जहाँ वो आरुषि के कमरे की हालत देखता है। अरे ये तो आरुषि का कमरा कम घर का स्टोर रूम ज्यादा लग रहा है। तभी रोहन की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें आरुषि अपने माता पिता के साथ होती है। अरे ये क्या, ये तो पापा के बहुत खास दोस्त हैं। इसका मतलब आरुषि इनकी बेटी है। लेकिन फिर माँ आरुषि के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? उस दिन के बाद से रोहन को आरुषि और भी पसंद आने लगती है। एक दिन रोहन अपनी माँ के कमरे में जाकर उनसे कहता है, माँ, आरुषि तो पिताजी के खास दोस्त की बेटी है। आरुषि के माता पिता कहाँ गए और आप आरुषि से इस घर का काम क्यों करवाती हो? ये सुनते ही नताशा को कुछ समझ नहीं आता और वो घबराने लगती है। घबराहट में वो अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये तू क्या बात कर रहा है? मुझे नहीं पता कि ये लड़की धर्मेश भाई साहब की बेटी है। मुझे तो ये लड़की एक दिन सड़क पर मिली थी, जिसके बाद मैं इसे अपने घर ले आई और घर का काम करने के लिए रख लिया। ओके माँ, आपसे जो हुआ उसे भूल जाइए। आप जानती हो ना, आरुषि के माता पिता ने हमारी कितनी मदद की और मुझे विदेश भेजने में भी उनका ही हाथ था। आज जो भी मैं हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। अब से आरुषि इस घर में काम नहीं करेगी माँ। उस दिन के बाद से रोहन आरुषि को घर में काम नहीं करने देता। इस बात से नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले में मौका देखकर आरुषि को बहुत जली कटी सुनाती है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते रोहन को आरुषि से बहुत प्यार हो जाता है और एक दिन वो अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आखिर वो खुशनसीब कौन है जिसे मेरा बेटा पसंद करता है? जरा मुझे भी तो बता। रोहन आरुषि को नताशा के सामने लाकर खड़ा कर देता है और कहता है, माँ, यही है वो लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये तू कैसी बातें कर रहा है? एक नौकरानी से तुझे प्यार हो गया? हर ये घर की नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। माँ, ये इस घर की नौकरानी नहीं है, पहले ये घर की बेटी थी और आज से ये इस घर की बहू है। रोहन जिद करके आरुषि से शादी कर लेता है, लेकिन ये सब नताशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो हर रोज अपनी सहेलियों को बुलाकर आरुषि की बेइज्जती करती रहती। एक दिन नताशा की एक दोस्त कॉफी पी रही थी और वो जानबूझकर कॉफी का कप नीचे गिरा देती है। अहो, ये क्या, मुझसे तो ये कप नीचे ही गिर गया। सॉरी नताशा। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? ये सब तो होता ही रहता है। चलो आरुषि, जल्दी से इसे साफ कर दो। आरुषि चुपचाप कप उठाकर जमीन साफ करने लगती है। तभी रीटा उसके हाथ पर अपना पैर रख देती है। उसी समय वहां रोहन आ जाता है और ये सब आरुषि के साथ होता हुआ देख लेता है। आरुषि, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। रोहन आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है। ये देखकर नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सहेलियों को वापस उनके घर भेज देती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोहन को अपना एक इम्पोर्टेंट कागज चाहिए होता है। अरे माँ तो मंदिर गई है, अब मुझे मेरा इम्पोर्टेंट कागज कैसे मिलेगा? एक काम करता हूँ, माँ की अलमारी खोलकर खुद ही निकाल लेता हूँ। रोहन अपनी माँ की अलमारी खोलकर अपना कागज ढूंढने लगता है। देखते ही देखते उसके हाथ एक ऐसा कागज लगता है जिसे देखकर वो बहुत हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, ये तो प्रॉपर्टी के पेपर है। लेकिन ये प्रॉपर्टी के पेपर तो पापा के दोस्त यानी आरुषि के पिता के हैं और इसकी पूरी वसीयत
आरुषि के नाम है, यानी कि जिस मकान में हम लोग रहते हैं ये मकान आरुषि का है। ये देखते ही वो बहुत अचंभित रह जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ के आने का इंतजार करता है और अपनी माँ के आते ही उनसे पूछता है, माँ मुझे पूरी सच्चाई बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर आरुषि के माता पिता कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ? नताशा की सच्चाई रोहन के सामने आ ही जाती है, जिसके बाद वो रोहन को बताती है, ये घर तुम्हारे पिताजी के दोस्त का ही है और आरुषि इस वसीयत की इकलौती वारिस है। माँ आप उस बेचारी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आता। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद मैं आरुषि के साथ ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी और उसे अपनी बहू ही मानूंगी। उस दिन के बाद से नताशा आरुषि के साथ बहुत अच्छे से रहना शुरू कर देती है। 4 गोरी बहू की एक काली सास। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, बधाइयाँ नी बधाइयाँ। अरे ओ श्यामा, चल आगे आके वैभव को हल्दी तो लगा दे। हाँ माँ जी, ये लीजिए लगाइए। हमारे लाडले देवर जी को हल्दी और थोड़ी हल्दी अपने हाथ मुंह पर भी मल लेना, जिससे आपके चेहरे पर चढ़ी कालेपन की पपड़ी उतर जाए। हाँ माँ जी, श्वेता सही कह रही है और हम बहुएं नहीं चाहती कि आज बारात में आपका पक्का रंग हमारे चमकते चेहरे के आगे काली घटा की तरह घूमे। ये कहानी है जूनागढ़ गांव में रहने वाली श्यामा देवी की, जो अपने नाम की नाई बेहद ही सांवली शक्ल की सास है। उसके 4 बेटे हैं, जिसमें से 3 की शादी चित्रा, गौरी और श्वेता नाम की गोरी चिट्टी लड़कियों से हो चुकी थी। और भाग्य की बात तो ये है कि आज चौथे बेटे की गांठ भी गोरी चिट्टी बहू से बनने जा रही है। घर के चारों ओर रिश्तेदारों की चहल पहल थी। श्वेता, गौरी, चित्रा बहू, अरे कहाँ हो तीनों? बारात निकलने को है, नीचे आओ। हो माँ जी, अरे आ गई हम। क्यों फटे ढोल की तरह बज रही हैं? और ये इतनी चटकीली साड़ी क्यों लटकाली है? क्यों गौरी बहू, क्या खराबी है मेरी साड़ी में? माँ जी, कमी साड़ी में नहीं बल्कि आपके काले रंग में है, इसलिए आप पर फैंसी कलर की साड़ी फबेगी नहीं। ये कत्थई रंग। बेचारी काली सास अपनी तीनों गोरी बहुओं के बीच शर्मिंदा हो जाती है। कुछ देर बाद बारात चौथी बहू के द्वार पर पहुंचती है, जहां वैभव की शादी नरगिस से हो जाती है, जिसके बाद श्यामा बन जाती है 4 गोरी बहुओं की सास। आजा नरगिस बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। ये तीनों तेरी जेठानी है। अब जाकर तू आराम कर, शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी। इसके बाद नरगिस झटपट से अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा लेती है। अगली सुबह के 5 बजे सास नई बहू का दरवाजा खटखटाती है। नरगिस बहू, अरे ओ नई बहू। ये इतनी सुबह सुबह पता नहीं कौन अलार्म की तरह बज रहा है। बहू आंख मलते हुए दरवाजा खोलती है, जहां अपनी सास की सांवली सूरत देखकर वह जोर से चीखती है, जुड़ैल, काली जुड़ैल कहाँ से आ गई? आवाज सुनकर पूरे घर की लाइट जल जाती है और तीनों बहू भागती हुई वहां आती हैं। क्या हुआ नरगिस, इतनी जोर से क्यों चीख पड़ी? भूत देख लिया क्या? अरे कमबख्तो, भूत नहीं, बहू ने मुझे देखा है। मैं तो इसे जगाने आई थी। आज पहला दिन, सैकड़ों रस्म है। ओहो माँ जी, आपका पक्का रंग तो मुझ बेचारी बहू को ले बीतता। इसके बाद चारों बहू घर के काम निपटाने में लग जाती हैं और नरगिस पहली रसोई की रस्म में खूब सारा खाना बनाकर सभी के बीच परोसती है। आप सभी शुरू कर सकते हैं। सभी साथ मिलकर खाना शुरू कर देते हैं। तभी नई बहू कुड़कुड़ाती हुई कहती है, माँ जी कम से कम शक्ल अच्छी नहीं है तो मुंह पर हंसी तो रखिए। और नहीं तो क्या माँ जी, अरे आपकी चारों बहुओं के गोरे चिट्टे रंग से पूरे घर में चांदनी छिटकी रहती है, फिर भी आपके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। शायद हम चारों बहुओं का गोरा रंग हमारी सास को खटकता है। गुमान से भरी अपनी चारों गोरी बहू की ऐसी बात सुनकर काली सास की सब्र की सीमा बहुओं पर उफन पड़ती है। अरे बंद करो अपनी गोराई की गाथा। चारों की चारों एक ही थाली की चट्टी बट्टी बन गई हैं। भगवान ने इंसानों को 2 ही रंग बनाए हैं, एक काला एक गोरा। अब अगर मेरा रंग काला है तो क्या दुनिया छोड़ दूं? सासू माँ, साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि हम चारों बहुओं के गोरे रंग से आपके गुर्दे छिलते हैं। सचमुच सासू माँ, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, जो एक साथ 4-4 गोरी चिट्टी बहुएं मिली हैं। किस्मत तो हम बहुओं की बेकार है, जो कुष्मांडा जैसी काली बकवास सास हमारे पल्ले पड़ गई है। हाँ। इस तरह घमंड में आकर चारों गोरी बहू अपनी काली सास की बहुत बेइज्जती करती हैं।
सास खामोश खड़ी थी। दिन बीतते गए मगर चारों बहुओं के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आता, जिसे देखते हुए सास एक दिन तय करती है, मुझे अपने बहुओं का मन जीतने के लिए खुद को बदलने की जरूरत है। बेचारी सास अपनी गोरी बहुओं के तीखे ताने सुनकर मेकअप करने लगती है, मगर गोरी बहू सास का मजाक बनाने से कहाँ चुकने वाली थी। श्वेता, गौरी, चित्रा, नरगिस, बताओ कैसी लग रही है तुम्हारी सास? अरे माँ जी, ये बेहिसाब मेकअप थोपकर आप क्या साबित करना चाहती हैं? अरे महीने भर के मेकअप का कोटा आज ही पोत लिया क्या? अरे देखो बहनों, कितनी भद्दी और बकवास लग रही है हमारी सास। लाख जतन के बाद भी सास को एक बार फिर काले रंग के कारण बहुओं के आगे रुसवा होना पड़ता है, जिससे उकताकर वह बोलती है, अजीब लफड़ा है। मैंने तुम चारों के लिए खुद के काले रंग को छिपाने की कोशिश की, मगर तुम चारों के कड़वे बोल टस से मस ना हुए। अरे और कितनी कुश्ती लड़नी पड़ेगी अपने काले रंग से मुझे। रहने दीजिए माँ जी, ये मेकअप की माया आपकी समझ से परे है, ये आपसे ना होगा। आप तो कल्लो माई बनकर घूमिए, शायद भगवान ने हम चारों गोरी बहुओं के लिए आपको नजर बट्टू बनाकर भेजा है। इतने के साथ चारों बहू अपनी सास का ठट्टा उड़ाते हुए ठहाके मार कर हंसने लगती हैं। समय बीतता है। फिर एक दिन, सासू माँ, हरि ओ सासू माँ। हाँ श्वेता बहू, तूने बुलाया? अरे तुम चारों कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं अपनी देवरानी को साथ लेकर जा रही हूँ। हम चारों गोरी बहू एक साथ जाएंगी तो पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। श्वेता बहू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? अब तुम बहुओं के बगैर इस सूने घर में मुझे अकेली सास का जी नहीं लगेगा। माँ जी, क्यों अपने काले रंग से हमें भरी महफिल में खिल्ली उड़ाने के ख्वाब बुन रही हैं? अब 4 हंस के साथ एक काला कौवा चलते हुए अच्छा थोड़ी लगेगा। हम आते हैं, आप अपने लिए कुछ बना लेना। अपनी गोरी घमंडी बहुओं का अटपटा रुझान देखकर सास की आस चकनाचूर हो जाती है और वह अकेले में फूट फूट कर रोते हुए कहती है, हे बाके बिहारी, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? कितने ख्वाब बुने थे मन में कि बहू के आ जाने के बाद मैं अपनी मन की बातें खोल कर कह सकूंगी, मगर सास के कालेपन से मेरी चारों बहुएं मुझसे कटी कटी रहती हैं। मगर मैं क्या करूँ? सास अपने आंसू पोंछकर अपनी बहू के कमरे में आती है, जहाँ गौरी के ड्रेसिंग टेबल पर एक ब्लीच क्रीम पड़ी थी। श्यामा झटपट से उसे लगा लेती है। कुछ देर बाद, अरे ये मेरे चेहरे पर खुजली क्यों हो रही है? लगता है मेरे चेहरे पर जमी कालेपन की मैल मिट रही है। कुछ ही देर बाद घर के सभी सदस्य लौट आते हैं। तभी सास की चीख सुनकर चारों बहू और बेटे एकजुट हो जाते हैं। अरे माँ, मेरा चेहरा। माँ, क्या हुआ आपको? और ये आपके मुंह पर क्या लगा है? जैसे ही वेद अपनी माँ के चेहरे को साफ करता है तो उसके चेहरे पर छोटे छोटे लाल दाने भरे होते हैं। लगता है सासू माँ ने मेरी ड्रेसिंग पर रखी एक्सपायर्ड ब्लीच लगा ली है। मगर माँ ने ऐसा किया क्यों? तुम चारों चुप क्यों हो? वेद को गुस्से में चिल्लाता देखकर खामोश खड़ी बहुएं उसे सारा वाक्य बताती हैं, जिसे जानकर वह बौखला कर कहता है, अरे शर्म आनी चाहिए तुम चारों को। अपनी झूठी सुंदरता की आड़ में तुमने मेरी माँ का मजाक बनाया। अब देखो क्या नतीजा देखने को मिल रहा है। जाओ जाकर अपने गोरेपन का जलवा जमाने में दिखाओ। निकल जाओ यहाँ से। अरे नहीं वेद बेटा, ऐसा ना करना, वरना जमाना ये कहकर मेरी जगहसाई करेगा कि बहू के गोरे रंग के डहा में उन्हें भगा दिया। गलती मेरी ही है। मैं ही भ्रमित भंवरे की तरह अपनी बहुओं के लिए खुद को बदलने में लगी थी। ये सुनकर चारों बहुओं का दिल पसीज पड़ता है। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके पछतावे को जाहिर कर रहे थे। माँ जी, हम चारों को माफ कर दीजिए। अपने गोरे रंग के गुमान में हमने आपके सांवले रंग की हंसी उड़ाई। हम नहीं जानती थी कि हमारी बात आपके मन में इस कदर बैठ जाएगी। माँ जी, हम समझ गई हैं कि इंसान रंग रूप से नहीं बल्कि अपने बेहतर आचरण से निखरता और संवरता है। शुक्र है भगवान का, आज मेरी बहुओं को अपनी काली सास की कदर समझ आ गई। उतने के बाद चारों बहू अपनी सास के चेहरे पर हल्दी चंदन का लेप लगाती हैं, जिससे श्यामा के चेहरे पर पड़ा बुरा प्रभाव घटने लगता है और चारों गोरी बहू अपनी काली सास के साथ घुल मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं।